थैंक यू शंकर सर। देखिए, सबसे पहले ज्योतिष वास्तव में है क्या? ज्योतिष की अपनी परिभाषा क्या है? ज्योतिष ने जन्म कहाँ से लिया है? ज्योतिष का लक्ष्य क्या है? ज्योतिष का बैकग्राउंड क्या है? ज्योतिष का वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, ज्योतिष ज्योति शब्द से बना है। किससे बना है? ज्योति शब्द। ज्योति का मतलब प्रकाश से है। जब किसी के जीवन पर हम एक अपना प्रकाश डालते हैं, उसी को ज्योतिष से जोड़कर देखा जाता है। अब ज्योतिष पैदा कहाँ से हुआ? ऐसे तो ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से सबसे पुराना है और हर युग काल में इसको पाया गया है। अगर कोई भी खुदाई हुई है, चाहे वो पश्चिम की खुदाई हो, चाहे पूरब की खुदाई हो, खुदाई का मतलब जो हमारे पास अवशेष होते हैं, जिसके माध्यम से हम इतिहास को, हिस्ट्री को जान पाते हैं, उन सब जगहों पे ज्योतिष के चिन्ह पाए गए हैं। चाहे ग्रहों के रूप में पाए गए हों, चाहे राशियों की दृष्टि से पाए गए हैं, हर जगह से ज्योतिष के चिन्ह पाए गए हैं। ठीक है। किसी को आवाज वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबको प्रॉपर आवाज मिल रही है ना? जी अगर गुरु किसी जी। को कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताएं। जी गुरु। आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है बिना। आवाज आ रही है। और जहां जिसको ना समझ में आए, हैंड रेज करेगा तो हम उसके क्वेश्चन को भी लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि ज्योतिष ज्योति शब्द से बना है और ज्योतिष परम पुराना है। इसके साक्ष्य हर युग काल में पाए गए। कभी भी कोई भी खुदाई हुई तो ज्योतिष पाया गया। विज्ञान कहता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमको आधार चाहिए। विज्ञान कहता है कि किसी भी कार्य को हम तब तक नहीं मान सकते जब तक कार्य और कारक का संबंध ना हो। मतलब कोई भी चीज की जा रही है तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। विज्ञान की भी ज्योतिष की भी दृष्टि यही है। ज्योतिष ने कहा कि जमीन पर, धरती पर मनुष्य कोई भी कृत्य करता है, इस कृत्य के पीछे ग्रहों का हाथ होता है। किसका हाथ होता है? ग्रहों का हाथ होता है। ग्रह ही मनुष्य के कृत्य को डिसाइड करते हैं और ग्रहों के माध्यम से ही जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसका प्रमाण होता है। इसके ऊपर वैज्ञानिक भी खोज हुए, ढेर सारे खोज हुए, बहुत सारे लोगों ने काम किया। हमारे मनीषियों के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने काम किया। जैसे वर्तमान समय में जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मानसिक रूप से लोगों में ज्यादा पीड़ा पाई जाती है। इसका प्रमाण चेक करने के लिए पागल खानों का जब अध्ययन किया गया तो पूर्णिमा और अमावस्या में पागल ज्यादा बीमार होते हैं और हॉस्पिटलों में भी इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग इलाज के लिए आते हैं। कारण क्या है? मनोविज्ञान का मानना है कि मानसिक बीमारियां हमारी ज्यादा होती हैं, शारीरिक बीमारियां कम होती। तो पूर्णिमा और अमावस्या अर्थात चंद्रमा से प्रभावित किया है। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसको भी चंद्रमा से जोड़ कर देखा जाता है। विज्ञान का मानना है कि अगर समुद्र के जल को चंद्रमा प्रभावित करता है तो समुद्र के जल में जो नमक और पानी का अनुपात है, लगभग वही अनुपात हमारे शरीर में भी है। अगर समुद्र का पानी प्रभावित होता है तो 100% हमारे भी शरीर का जो जल है, जो समुद्र के जल की तरह नमक और पानी के द्वारा बना हुआ है, वो भी प्रभावित होगा। चंद्रमा जिस तरह से हमको प्रभावित करता है, इसी तरह से सूर्य भी प्रभावित करता है। और सूर्य चंद्रमा के अलावा भी जो मूलतः 5 और प्लैनेट हैं,
ऐसे तो 9 प्लैनेट हैं, 9 ग्रह हैं, लेकिन 2 ग्रहों को छाया और 7 ग्रहों को पूर्ण ग्रह माना जाता है। ये 9 के 9 ग्रह हमको प्रभावित करते हैं। ज्योतिष के प्राचीनतम की अगर बात की जाए, तो वास्तव में ज्योतिष इतना प्राचीन है कि गणित के जन्म की बात भी ज्योतिष से जोड़कर देखी जा सकती है। दुनिया में अगर मैथ ने कहीं जन्म लिया है तो गहरे अर्थों में ज्योतिष से लिया है, क्योंकि 9 ग्रहों की चर्चा ज्योतिष लाखों वर्ष हजारों वर्ष से करता आ रहा है, और सारी गिनतियां कितनी है? 9 है। और ज्योतिष के दो पार्ट, फलित और गणित। गणित का मतलब है कि जो ग्रहों की रूपरेखा, दृष्टि, उनकी रेज का अध्ययन करता, वो गणित का हिस्सा है। उस रेज का जो प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन फलित के द्वारा किया जाता है। अगर मैं कहूं कि सुबह जो कली बंद रहती है, वो सूर्योदय के साथ धीरे धीरे खुलने लगती है। आप लोग कभी कली को खुलते हुए नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो कली आपको थोड़ा खुली हुई मिलेगी, लेकिन तुरंत आप खुली नहीं देख सकते। आप उसको नग्न आंखों से तुरंत खुलते हुए नहीं देख सकते। लेकिन सुबह की कली आप 11 बजे 10 बजे देखेंगे तो आपको दिखेगी खुली हुई। तो ये जो रेज होती है वो इसी गति से काम करती है, जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन हमारे ऋषियों ने इस रेज को, ग्रहों के चाल को उन्होंने समझा, जाना, और ज्योतिष के आधार पर उसको किस तरह से सहज रूप से आप उसका अध्ययन कर सकें और उसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे बारिश अधिक होगी तो कली क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। सूर्य की रोशनी बहुत तेज होगी, कली सूख सूख जाएगी। तो ये तो आसमान का ही प्रभाव है ना, कि किस तरह से तत्वों ने अपना प्रभाव डाला। इस प्रभाव को एक व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने की जो विधि थी, उसी का नाम ज्योतिष। विज्ञान कहता है ना, कार्य कारक का संबंध होना चाहिए किसी कार्य के पीछे। तो वास्तव में सबसे पहले किसी ने इस विधि को ढूंढा कार्य कारक का, कि धरती पे कोई कार्य हो रहा है तो इसके पीछे आसमान में जो तारे हैं, अर्थात ग्रह हैं, इनका भी सीधा इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। इसके बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने काम किया है कि 10-10 साल पे सूर्य पे विशेष तरह का तूफान आता है, और उस तूफान के आने के बाद धरती पर युद्ध या महामारी फैलती का विशेष तौर से अध्ययन हुआ है। पूर्णिमा और अमावस्या का विशेष तौर से अध्ययन हुआ है। सभी ग्रहों का विशेष तौर से इस तरह से अध्ययन आपको प्राप्त हो सकता है। अब विषय उठता है कि कई बार लोग कहते हैं कि जीवन में कैसे हम, मतलब ज्योतिष को माने, कर्म महत्व है, इस तरह के तमाम तर्क आप लोगों के सामने आते हैं। इसको हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएं तो आपको ज्यादा समझ में आए। महावीर, महावीर को आप लोग जानते होंगे, जैन धर्म के जो विश्व तीर्थ कंकर थे, जो श्रेष्ठतम माने जाते हैं, महावीर जी थे। उनका एक शिष्य था गौसालक। क्या नाम था? गौसालक। गौसालक जो है महावीर के बड़ा निकट था, लेकिन तीव्र और तीक्ष्ण होने के नाते उसके अंदर एक विद्रोह भाव भी था। एक गांव में महावीर और गौसालक जा रहे थे, तो महावीर उससे कहे कि आदमी अगर गहरे उतरे तो हर चीज को वो जान सकता है, सभी एनर्जी से वो जुड़ सकता है, क्योंकि ऊर्जा तो एक है। पूरे दुनिया में ऊर्जा क्या है? एक है। जब आप उससे जुड़ते हैं तो सारी ऊर्जा से धीरे धीरे आप कनेक्ट होने लगते हैं। इस विषय पे वार्ता होते होते गौशालक जो है महावीर जी से पूछता है कि ये जो पौधा है, इसमें कितना विकास होगा, क्या ये पुष्प तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो महावीर जी थोड़ी देर रुक जाते हैं और शांत होकर उस पौधे पर अपना ध्यान लगाते हैं।
थोड़ी देर बाद महावीर जी ने कहा कि यह पौधा फूल तक की यात्रा करेगा। कहाँ तक की यात्रा करेगा? फूल तक की यात्रा। इस बात को जैसे महावीर ने कही, गौशालक ने तुरंत उस पौधे को उखाड़ा और फेंक दिया। और गौशालक मुस्कुराते हुए महावीर की तरफ देखा, तो महावीर ने भी हल्की सी मुस्कुराहट करके रास्ते में आगे अपनी गति बढ़ा दी। तो जिस गांव में जाकर गौशालक जी और महावीर रुके हुए थे, वहां पे पहुंचने के बाद मौसम खराब हुआ और जोर की बारिश शुरू, जिस कारण से 4 से 5 दिन तक उन लोगों को वहीं पे रहना पड़ा। 4 से 5 दिन बाद जब वापस आने लगे, तो आपने कई बार देखा होगा कि बरसात में अगर आपने पौधे को रख दिया है और उसमें थोड़ी मिट्टी लगी हुई है, तो बारिश के नाते मिट्टी फिर से पौधे को पकड़ लेती है, या पौधा फिर से मिट्टी को पकड़ लेता है, और पौधा धीरे धीरे 4-5 दिनों में कली तक की यात्रा पूरी कर ली। तो गौशालक और महावीर वहां आकर फिर रुक जाते हैं, और गौशालक ने फिर हिम्मत, बोला ये कली फूल तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? महावीर फिर शांत हुए, फिर उन्होंने कहा फूल तक पहुंचे। फिर महावीर ने कहा बिल्कुल फूल तक पहुंचेगी, कहा हाँ। लेकिन अब की बार महावीर की हिम्मत ये नहीं हुई, इस पौधे को मैं दोबारा उखाड़ कर फेंकूं। तो महावीर से गौशालक ने पूछा, आपने इतने आत्मविश्वास से कैसे कहा? और महावीर ने जवाब दिया, मैंने केवल फूल को ही नहीं देखा था। उस समय जब आप हमारे सामने खड़े थे, तो आपके विचार और आपकी उत्तेजना भी हमको ये दिखा रही थी कि आप इस फूल के पौधे को उखाड़ सकते हैं। उसके बाद भी यह पौधा अपने अंदर इतनी ऊर्जा रखता था, इसको जीवन आगे जीना है। एक महात्मा ने एक कहानी और बताता हूं, तो विषय और पूरा हो जाएगा। एक महात्मा और एक शिष्य के बीच में ये चर्चा होती है। गीता कहता है कि जो आप करते हैं उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है, आप कर्म करते रहिए। तो कई बार हमारे मन में भ्रम उठता है कि जब सारी चीजें, मतलब कर्म करने के बाद छोड़ देते हैं, परमात्मा ही करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि हम ही सब करते हैं, हम ही सब हैं, हम ही मारते हैं, हम ही जन्म कर देते हैं, हम ही सारी चीजें करते हैं। तो भ्रम होता है कि जब आप सब करते हैं तो हमारा इसमें क्या रोल? फिलहाल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस चीज का जवाब दिया था कि हम इस तरह से नहीं करते हैं, हम बड़े सूक्ष्म रूप से जाकर करते हैं, और आपकी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती। लेकिन ये बात हमको सीधे समझ में नहीं आती। तो उस महात्मा से उस शिष्य ने पूछा कि कर्म की क्या प्रधानता है, जब सारी चीजें प्रारब्ध में है, ज्योतिष कहता है सब पहले से ऑलरेडी होने वाला है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तब तो हम काम करेंगे नहीं। महात्मा ने कहा ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कोई तर्क हो, कोई लॉजिक हो तो हमको आप बताइए। तो महात्मा ने कहा कि एक काम करो, तुम अपना एक पैर उठा लो। उसने अपना बायां पैर उठा लिया। फिर महात्मा ने कहा अब दाहिना पैर उठाओ। उसने कहा अब तो संभव नहीं है दाहिना उठाना। तो महात्मा ने कहा कि आपका जीवन और प्रारब्ध इतने पे ही है। आप एक पैर उठाने तक आप स्वयं में सक्षम, दूसरा जो पैर उठता है या उठेगा कि नहीं उठेगा, ये प्रकृति डिसाइड करेगी। मतलब आपके कर्म की जो क्रिया है वो अगले कर्म को प्रभावित कर देती है, और जो ग्रहों की गति है ये उन्हीं को कर्मा रूप में कलेक्ट करके धीरे धीरे आपके ऊपर उसका प्रभाव डालती रहती। और प्रकृति को ब्लाइंड मत समझिए। प्रकृति से ज्यादा व्यवस्थित आज तक दुनिया में हमने कंप्यूटर भी नहीं बनाया है। इसके 2-3 आधार हैं। सबसे पहले
किसी भी नीम के पौधे को आप कभी भी आम का पौधा होते नहीं देखेंगे। प्रकृति करती है। और उस छोटे से बीज में पीपल का फल देखा आपने, एकदम छोटा सा होता है, इतना बड़ा, और उस फल में विशाल वृक्ष छिपा होता है। और ज्योतिष भी इतना ही कृत्य करता है कि उस वृक्ष के छोटे से पौधे में वो विशाल वृक्ष को देखने की क्षमता रखता है। आज के समय में विज्ञान पौधे तक की यात्रा कर ली है। आपने देखा होगा नर्सरी में नस्ल बनाई जा रही है। ये वो नस्ल है, इसमें इतने किलो आलू होंगे, इसमें इतने किलो टमाटर होंगे, इसमें लाल फूल होंगे, इसमें लाल पीले हरे तीनों फूल होंगे। ये एक तरह से उसके नस्ल के आधार पर उसके भविष्य की एक बात की जाती है। ये भी तो एक तरह से एस्ट्रोलॉजी हुई कि एक पौधे को हमने भविष्य बताया कि ये लाल फूल होगा या इतना किलो होगा। इसी गति को हमारे ऋषियों ने ग्रहों के माध्यम से पहले से जाना और महसूस किया। और प्रकृति अपनी हर चीज को एक सिस्टमेटिक वे में रखती है, इसीलिए इस चीज को जानना भी आसान है। अगर प्रकृति का अपना सिस्टम अव्यवस्थित होता तो शायद हम न जान पाते। लेकिन प्रकृति हर चीज को बड़े व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से रखती है। इसी के अध्ययन का काम जो है हम ज्योतिष के माध्यम से करते हैं। तमाम लोग प्रश्न करेंगे कि ज्योतिष सही है कि गलत है। अब इसके संबंध में एक बात आपको बता दें। ज्योतिष लाखों वर्ष पुराना है, ये बात सही है। लेकिन ज्योतिष के लिए कोई भी ढंग की एक यूनिवर्सिटी नहीं। ज्योतिष के लिए कोई भी एक व्यवस्थित क्रम में अध्ययन नहीं है। भले ज्योतिष ने सबसे पहले ज्योग्राफी को जन्म दिया हो, खगोल विज्ञान अर्थात ग्रहों नक्षत्रों का, मैथ को जन्म दिया हो, बहुत सी चीजों को जन्म दिया, लेकिन ज्योतिष पे कोई व्यवस्थित कार्य नहीं किया जा रहा। ज्योतिष के बहुत सारे प्रमाण उसको प्रूव भी करते हैं, बहुत सारे प्रमाण ऐसे लोग दे रहे हैं जिसके आधार पे ज्योतिष को गलत काटा भी जा रहा है। जैसे आप देखे होंगे एक मैच अभी इंग्लैंड के साथ इंडिया का हुआ था साल 6 महीने पहले। उसमें ज्योतिषियों ने एक टीवी चैनल पे जाके बोला इंडिया जीत जाएगी और बाद में इंडिया हारी, तो बड़ा कमेंट हुआ ज्योतिष। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि ज्योतिष के मापदंड क्या उस प्रिडिक्शन में पूरे किए गए। ज्योतिष का यही नियम है ना कि किसी की कुंडली के आधार पर उसके ग्रह की स्थिति देखी जाए और ग्रह बताए कि ये मजबूत है कि नहीं है। न किसी ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की कुंडली देखी, न भारत के खिलाड़ियों की कुंडली देखी। बस भारत की कुंडली बनाई, और वो भी एक काल्पनिक कुंडली है। भाई भारत आजाद हुआ उसको ले कि किसी भारतीय खिलाड़ी, जैसे प्रश्न कुंडली का एक तरीका है, उसमें भी कोई जिम्मेदार आदमी आके प्रश्न पूछे। अब टीवी सही बात। चैनल पे कोई आदमी किसी चीज को बेचना चाहता है, वो पूछता है। आप लोग जब आगे ज्योतिष को पढ़ेंगे आप पाएंगे कि हमको प्रश्नों का जवाब भी उन्हीं का देना है, कि जो लोग इच्छुक हैं जिनको जरूरत है, ऐसे आपको चलते रास्ते जवाब नहीं देना है। अगर आप ऐसे जवाब देंगे तो कहीं न कहीं से आप वो जो सुपर पावर एनर्जी है उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। एक आदमी ने कहा कि भगवान क्या है, एक महात्मा ने कहा भगवान बुद्धि है, भगवान ज्ञान है, भगवान ऊर्जा है। और वास्तव में गहरे अर्थों में जाकर देखेंगे तो भगवान एक ज्ञान ही है, भगवान एक ऊर्जा है। इस ज्ञान को आप महसूस भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं, इससे कुछ बना भी सकते हैं, इससे कुछ खराब करना चाहे तो आप खराब भी कर लीजिए। ऊर्जा है, चाहे जो यूज करिए। तो गहरे अर्थों में ज्योतिष के संबंध में हमने इतिहास में बात की। ज्योतिष का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। वेद में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति बताई जाती है उसके आधार पर, जब पहले तो नहीं था कि ग्रहों की स्थिति को हम टाइमिंग से जोड़ सके। आज हमारे पास इतनी मशीनें हैं कि ग्रह की स्थिति और टाइमिंग का कनेक्शन हो पाता है। तो जो टाइमिंग जो स्थिति लिखी है वो लगभग लाखों वर्ष पहले की है, जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि ज्योतिष लाखों वर्ष पुराना है। ज्योतिष की उपलब्धि क्या है? सबसे पहले पूरी दुनिया में ग्रहों का ज्ञान। आज सारे लोग चंद्रमा पे मंगल पे यात्रा कर रहे हैं, इसकी चर्चा इसके प्रभाव की बात सबसे पहले ज्योतिष ने।
गणित को जन्म देने वाला ज्योतिष, मनुष्य के बारे में डीपली जाकर अध्ययन करने वाली बात। जानते हैं ज्योतिष की कई शाखाएं हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कॉमिस्ट्री, वास्तु, इन सभी चीजों को गहन रूप से अध्ययन, जैसे ज्योतिष ने कहा कि दिशाओं की भी एनर्जी होती है, हमने नहीं माना पहले क्योंकि हमारे पास मापदंड नहीं था। लेकिन जब मापदंड आया तो पता चला कि वास्तव में दिशाओं की अपनी एनर्जी, और इस एनर्जी का शरीर पर इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसकी बात हमने कहा कि हर वृक्ष की अपनी ऊर्जा होती है, तो हमने ग्रहों से जोड़ा, लोगों ने नहीं माना। लेकिन जब बाद में इस चीज को विज्ञान ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि पीपल श्रेष्ठ इसलिए है कि 24 घंटे वो काम करता रहता है, और हमने शनि से जोड़ दिया कि वो 24 घंटा काम करता है, शनि कर्म कारक है, ऑक्सीजन उनसे मिलता रहता है। तो कार्य और कारक के बीच में वैज्ञानिक अध्ययन भी ज्योतिष ने पहले किया। तो ज्योतिष के तमाम ऐसे आधार हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ज्योतिष प्राचीन भी है, ज्योतिष वैज्ञानिक भी है। विज्ञान और ज्योतिष में एक फर्क भी आता है। आपने देखा होगा कि आप छोटे शहर में कोई पेशेंट नहीं ठीक हो तो लोग कहेंगे कि आप इसको जाइए राजधानी में दिखाइए, तो प्रदेश की राजधानी में दिखाएंगे। वहां नहीं ठीक होगा, आप कहेंगे दिल्ली ले जाइए, देश की राजधानी। वहां नहीं ठीक होगा तो आपके पास धन है तो आप विदेश में जाकर इलाज कराते हैं। इसका मतलब साफ साफ कि विज्ञान ठीक है, मेडिकल ठीक है, डॉक्टर नहीं ठीक। लेकिन ज्योतिष में क्या है, अगर एक प्रिडिक्शन गलत हुआ तो ये नहीं कहेगा ज्योतिषी गलत, तुरंत लोग कहते हैं कि ज्योतिष गलत। अरे भाई, ज्योतिष एक गणित है। मैं जैसे अंशुल त्रिपाठी, अगर कोई प्रिडिक्शन किया, मुझसे कोई गलती हुई तो मेरे नाते ज्योतिष को मत गलत कहिए, ज्योतिष एक गणित है। हो सकता है कि मैंने सही से नहीं एग्जामिन किया हो सकता है मेरा कैलकुलेशन अच्छा ना हो, जैसे डॉक्टरों का कैलकुलेशन नहीं अच्छा है, उसके लिए ज्योतिष गलत हो इसको नहीं कहना चाहिए। ज्यादातर लोग सीधे ज्योतिष पे कटाक्ष करते हैं, अरे मैंने गलती की होगी, जैसे डॉक्टर गलती करता है। आपका छोटा वकील केस नहीं जीता तो उससे बड़ा वकील करेंगे, फिर उससे बड़ा वकील करेंगे। मतलब लॉ और कानून और तर्क की सीमा नहीं है, उसमें आदमी बदलेंगे। इसमें अगर, और सुनिए, मेडिकल में तो पैरामीटर भी है कि भाई एमबीबीएस है, रिसर्च है, एमडी है, उसमें तो पैरामीटर भी है। और सामने वाले जिस ज्योतिष से आप पूछ रहे हैं उसका कोई पैरामीटर भी नहीं है। वो शरीर पर माला पहने हो, चंदन लगाए हो, या कह दिया हमको ज्योतिष आता है, आपने मान लिया और तुरंत उसके नाते पूरे ज्योतिष को आपने गलत साबित, ना उसके ऊपर आपने किसी पैरामीटर को लगाया, ना उसके ऊपर कोई लॉजिक लगाया, ना आपको किसी का ज्ञान है, आपने फटाक से एक डिसीजन लिया। तो सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी चीज ये है कि आप लोग इस ज्योतिष की पवित्र यात्रा और लंबी यात्रा पे हमारे साथ निकल रहे हैं, और इन तमाम प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके आस पड़ोस, हित मित्र, सब आपसे ये तर्क करेंगे कि ज्योतिष क्या है। तो हो सकता है कि इस वार्ता से कुछ आप लोगों को प्रश्नों के जवाब मिले हों, जिसके माध्यम से आपके भी मन में एक विश्वास पैदा हो, और आप भी समझ सके कि ये गहरे तर्क से जुड़ा हुआ विषय है। हाँ, इसकी गहराई ज्यादा है, जितना पुराना है उतना ही गहरा भी है, और इसमें बहुत से मटेरियल को मिलाया गया। हर आदमी अपने विचार को डालता जाता है, इसलिए कोशिश करिएगा कि मूल सिद्धांतों को पहले पढ़िएगा। इसको पढ़िएगा, मूल सिद्धांत। तो मूल सिद्धांत में पराशरी जी हैं, जैमिनी जी हैं, नाड़ी है। ये तीन चार ऐसी चीजें हैं जो इनके मूल सिद्धांत से जुड़ती हैं। इसमें से पराशरी जी जो है वो समग्र है। पराशरी के जिसने जाना वो लाल किताब भी जान सकता है, वो नाड़ी भी जान सकता है, वो अंक ज्योतिष भी जान सकता है, वो सामुद्रिक शास्त्र भी जान सकता है, वही वास्तु भी आसानी से जान सकता है। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी न्यूज ये है कि आपका जो सिलेबस है
वो पराशरी पे ही आधारित। लाल किताब ग्रहों की स्थिति को विशेष महत्व देता है, वो आपके पराशरी में। नाड़ी ग्रहों की यात्रा को महत्व देता है, वो आपके पराशरी में। न्यूमरोलॉजी नौ ग्रहों को महत्व देता है, वो आपके पराशरी में। वास्तु देवताओं को महत्व देता है। आप लोग ज्योतिष की जब गहराई में उतरेंगे तो पराशरी में नक्षत्र और देवताओं का खूब प्रयोग है, जिसको आप गहरे अर्थों में जान पाएंगे। तो ये थोड़ी सी चर्चा ज्योतिष के विज्ञान और ज्योतिष के तर्कों पे की गई। इसके संबंध में किसी के मन में प्रश्न हो तो प्रश्न करें, फिर हम सिलेबस पे आगे बढ़ेंगे। शीला जी, आपके मन में कोई प्रश्न हो? आई जस्ट वांटेड टू आस्क, एक ही डिफरेंस मुझे जानना है, ये साउथ में हम लोग जैसा देखते हैं और नॉर्थ में हॉरोस्कोप देखा जाता है, वो क्या डिफरेंट है? नहीं नहीं, देखिए, जो एक चक्र बनाने की परंपरा है साउथ की, वो पूरब वालों से थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उसमें ग्रहों की स्थिति पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, उसकी चिंता नहीं, वो कोई मटेरियल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, अगर आपने उस चक्र पे अभ्यास किया है तो ये अटपटा लगेगा, लेकिन नहीं नहीं हाँ। नहीं नहीं, वो द वे, वो जब वो जातक ड्रॉ करते हैं उसमें काफी डिफरेंस लगता है मुझे, तो वो केवल आई वो केवल वो केवल बनाने के तरीके पे अंतर है, और कोई अंतर नहीं। ओके ओके, वो वही डिफरेंस मुझे जानना हाँ, था। उसकी चिंता। और किसी के मन में? भाई देखिए, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं वो खूब तेजी से भाग ले। ये पूरी क्लास उन्हीं की। छाया जी और अब सर, एक बार आप इंदु कुमार जी, आपका नाम क्या है सर, एक बार बोल दीजिए। आप म्यूट है सर। हाँ, जी विनय विनय कुमार। विनय जी। विनय कुमार। हाँ, ठीक है विनय सर। आप लोग मोहित जी, आप लोग अपने विषय को पूरा रखिए, और जो सीनियर हैं वो शांति से क्लास का आनंद ले रहे हैं, और आपकी क्लास है, आप लोग खुल के प्रश्न करिए। जी 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 हाँ, शायद आपके मन में कोई प्रश्न हो, करे, नहीं तो मैं सिलेबस की तरफ आगे बढ़ूँ। जी, अभी कोई नहीं। अभी कोई नहीं है? हाँ। जी थैंक हाँ यू। गुरु जी, आगे बढ़िए, अभी तक तो सब क्लियर है। भी क्लियर है तो आगे भी। चलिए, सिलेबस आप लोगों के पास होगा, सबके पास। मैंने डाला था व्हाट्सएप पे, आप लोग ग्रुप में है ना सारे लोग? जी थोड़ी सी सिलेबस की चर्चा कर। पहले दिन की जो क्लास है, जिसकी चर्चा अभी हम लोग खत्म किए हैं, इंट्रोडक्शन की ज्योतिष है क्या, इसके बारे में अभी हमने बात। हर क्लास में 5 मिनट प्रारंभ में हम आपसे पिछले क्लास के संबंध में कोई प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे, और क्लास खत्म होने पे भी आज की क्लास के संबंध में कोई प्रश्न हो तो वो आपको हम बताएंगे। इस क्लास का लक्ष्य ये है कि आप प्रिडिक्शन तक पहुंचे। इस क्लास में आपको गणितीय समस्या में नहीं डाला जाएगा। आपसे कहा जाए भयात, भवोग, ग्रह स्पष्टि, ईस्ट काल, ये नहीं करना है आपको। आपके पास एस्ट्रो सेज जैसी ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसके माध्यम से रेडीमेड आपको चार्ट मिल जाएगा, और चार्ट में आपको सीधे प्रिडिक्शन में उतरना है कि कैसे हम चार्ट देखें और देखने के बाद कैसे प्रिडिक्शन करें इस पे। तो प्रिडिक्शन के जो मूल तत्व हैं, सबसे पहले राशि, उसकी चर्चा आपके 3 दिन की क्लास में किया जाएगा। एक एक क्लास में 4 4 राशियों को कवर किया जाएगा। राशियों के स्वरूप के बारे में, राशियों के तत्व के बारे में, राशियों के स्वभाव के बारे में, राशियों के स्वामित्व के बारे में, इन सब चीजों पे डीप चर्चा हो। इसमें आपकी भी सहभागिता रहेगी, आपसे प्रश्न भी किए जाएंगे, आपके प्रश्नों को देखा और जवाब।
इस तरह से हम पहले चरण में 12 राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दूसरे चरण में हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। जो 9 प्लैनेट है, इनका अपना स्वभाव है, इनका अपना तत्व है, इनका अपना बल है। ये किन किन चीजों को कारकत्व के रूप में अपने अंदर रखते हैं, इसकी डिटेल चर्चा हो। इन ग्रहों की आपस में किस तरह से मित्रता और शत्रुता है, इसकी भी पूरी चर्चा हम क्लास में करेंगे। इनकी भाग्योदय की आयु क्या है, ये अपने दृष्टि में क्या रखते हैं, कैसे दृष्टियां इनकी काम करती हैं, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हम क्लास में चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ठीक, और सहज रूप से जिससे चर्चा हो आपको याद। तीसरा पक्ष है, तीसरा चैप्टर जो आएगा वो काल पुरुष आएगा। ज्योतिष में अगर आपको प्रिडिक्शन आना है तो आपको काल पुरुष आना ही। ये तीनों महत्वपूर्ण घटक हैं, राशि, प्लैनेट और काल पुरुष। काल पुरुष की क्लास आप लोगों को एकाग्रता के साथ अगर आपने पढ़ा, इस क्लास से ही बहुत सारा प्रिडिक्शन आप सीख जाएंगे। ये वास्तव में क्लास जो है काल पुरुष की, ये ज्योतिष की मेरुदंड है, स्पाइन है, रीढ़ है। मतलब इसको अगर आपने समझा तो गहरे अर्थों में आप ज्योतिष को पाएंगे। ठीक, यहां तक किसी के मन में कोई संदेह? विनय जी, शीला जी, छाया जी? नहीं नहीं। नहीं हाँ, सर। ठीक है। उसके बाद योग पढ़ाए जाएंगे। आप लोग खूब योग सुनते होंगे, पंच महापुरुष योग, गजकेसरी योग, काल सर्प योग, तमाम योग सब। इस क्लास में योग के भी बारे में बताया जाएगा, योग कैसे बनते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि ज्योतिष में हजारों योगों की चर्चा हुई, तो 1000 योग तो आदमी याद नहीं कर पाता, लेकिन जब उसके लॉजिक को समझ जाता है तब उसको योग याद करने की जरूरत नहीं होती, उसको समझ जाने से चीजें सही होती। जैसे एक योग है विष योग, मैं अभी ही थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। शनि को पीड़ा का कारक कहा जाता है। किसका कारक? पीड़ा का, दुख का, मेहनत का, इन चीजों का कारक कहा जाता है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। किसका कारक कहा जाता है? मन का कारक। और किसी की कुंडली में कहीं पे भी अगर चंद्रमा और शनि साथ बैठे तो इसको विषयोग कहा जाता है। कैसे ये योग काम किया? मन और चंद्रमा, मन और शनि अर्थात पीड़ा और मन क्या हो गए? मिल गए। इस कारण से जातक को कुछ न कुछ मानसिक पीड़ा बनी रही। ये प्रिडिक्शन आ गया। अगर आप में चेतना होगी, अगर आप में समझ होगी, एकाग्रता होगी, तो अब चंद्रमा मंगल के साथ मिलेगा तो मन किसके साथ मिला? मंगल क्या है? एग्रेशन है, उग्रता है। तो ऐसे आदमी को क्या होगा? मन में क्रोध है। तो एक योग आपको 100 योग पढ़ाने की और समझने की क्षमता देगा। अगर क्लास में आप लोग लाइव रहेंगे, लाइव का सेंस हमसे आप जुड़े रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे, तो आप एक योग से 100 योग समझ लेंगे। तो योग की क्लास का लक्ष्य ये है कि ग्रहों के मिलने से क्या प्रभाव होता है, कैसे योग बनते हैं, इसकी समझ आप तक पहुंचाई जाए। तो आप उस समय 10 योग 20 योग कवर मत करिएगा, योग बनते कैसे हैं, योग काम कैसे करते हैं, इसकी समझ गहरी करिएगा। ठीक, आप लोगों को योग पढ़ाए जाएंगे। धीरे धीरे मूल चीजें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसका अंतिम चरण चल रहा है। ध्यान से सुनिए। दशा सिस्टम। अभी तक आपने क्या है, जैसे आपके पास क्या है ये पाया, राशियां, ग्रह, काल पुरुष, योग, ये बताता है कि आपके पास है। लेकिन कब है? कब है? विवाह का योग है तो कब है? नौकरी का योग है तो कब है?
एक्सीडेंट का योग है तो कब है। इस चीज की समझ को आंकने के लिए महादशा का जन्म होता है। तो फलादेश प्राप्त करने के लिए चार्ट, राशि, ग्रह, इनकी चर्चा की जाती है। ये घटना कब घटेगी, इसको पाने के लिए महादशा आपके सिलेबस में है, जो महादशा आपको पढ़ाई है। कैसे महादशा देखते हैं, कैसे महादशा के फल को जाने, कैसे उसमें दृष्टियां प्रभावित होती हैं, कैसे उसके घर के स्वामित्व प्रभावित होते हैं, इसके साथ वो बैठा है, वो उच्च का है कि नीच का है, इन सभी चीजों पे डिटेल चर्चा। अब ये थे ज्योतिष के मूल अंग। अब इन मूल अंग को सहायक अंगों के द्वारा वेरीफाई किया जाए और उसको प्रमाणित किया जाए। इसके लिए आपके सिलेबस में ट्रांजिट, गोचर, गोचर जो है घटना होगी कि नहीं होगी जो लिखा है उसको प्रूफ करने में, प्रमाणित करने में सहयोग करती है, जिसका अध्ययन आपकी क्लास में किया जाएगा। गोचर ही साढ़े साती, गोचर ही अढ़ैया, गोचर ही इन चीजों के बारे में आपको ज्ञान देता है जो आपके सिलेबस में। गोचर हो गया। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, आपकी क्लास में देखिए हमने ग्रहों को तो पहले ही पढ़ लिया। न्यूमरोलॉजी ग्रहों का अध्ययन है। ग्रहों, न्यूमरोलॉजी के जो मूल सिद्धांत है, भाग्यांक, मूलांक और नामांक, ये वास्तव में क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे समझा जाता है, इसकी भी पूरी चर्चा आपके क्लास में। न्यूमरोलॉजी, सर्वाष्टक, सर्वाष्टक भी कुंडली के फल कथन के सबसे सरल विधा है। मतलब जैसे 100 नंबर का पेपर है, कोई 80 पाया, कोई 70 पाया, कोई 50 पाया, तो आप इस नंबर से जान लेते हैं कि वो आदमी कितना सक्षम है इस विषय में। तो जो सर्वाष्टक हो इतना ही सरल है, वो हर हाउस का बल इतनी आसानी से आपको बताता है। Sarvastak is also known as Ashtavarga system. Huh? या So some may know it by Ashtavarga. Okay. इतनी क्लास के बाद कैसे इन सारे नियमों को समेटकर हम लोग प्रिडिक्शन में लगाएं, कैसे इन सारे नियमों को लगाकर हम कुंडली देखें, इसकी चर्चा कुंडली के साथ हम लोग एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ये अंतिम 2 दिनों में, और इस बीच में हम आपको होमवर्क भी देंगे। आपके जो डाउट्स होंगे, कुंडली पे कैसे लगाया जाए, प्रिडिक्शन तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी पूरी चर्चा हम अंतिम क्लास में, 2 क्लास में करेंगे। ये रहा आपके 21 दिन का सिलेबस। इसमें रवि जी कुछ छूटा तो नहीं है ना? सारे आपने, कवर हो गए। हाँ, आपने सिलेबस सुन लिया और आज के विषय का प्रसंग सुन लिया। अब आने वाले 10-15 मिनट आपके हैं। आप बताइए, कुछ ना समझ में आया हो वो बताइए। सिलेबस के हाँ, टाइमिंग के संबंध में 9 PM समय, 1 घंटा मेरी तरफ से है। विषय बढ़ जाए तो वो 1.5 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट, 20 मिनट तक जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सभी प्रश्न लिए जाएंगे। बस कोशिश ये करिएगा विषय और सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ आप प्रश्न रखिएगा, तो आपके सभी प्रश्नों को लिया जाएगा। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी, लेकिन माध्यम वो होगा, क्या कहते हैं, टेलीग्राम। टेलीग्राम के माध्यम से आपको रिकॉर्डिंग प्राप्त होगी। तो आप लोग सहज रूप से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। Yeah, everybody should open an account in Telegram, so that becomes easy. रवि जी आप दे देंगे ना टेलीग्राम से वीडियो? जी बिल्कुल। आप लोग टेलीग्राम वाला जो नंबर है अपना, वो ग्रुप पे डाल दीजिएगा, जिससे रवि जी आप लोगों का एक ग्रुप बना देंगे। एक बार वो डालेंगे तो सबके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी।
अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो बताएं। छाया जी, कोई प्रश्न हो तो बताएं। नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। मोहित जी, विनय, विनय जी, नहीं 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 अभी तक गुरुजी, हाँ बताएं। अभी नहीं गुरुजी। लेकिन एक चीज और है, आगे की क्लास में ना आप लोग काम करके आइएगा, क्वेश्चन रखिएगा, ये प्रश्न ही बताएगा कि आपने मेहनत कितनी की है। ये सैमसंग लिखा हुआ है, क्या नाम है आपका? आप म्यूट है। सुशील जी 3 दिन कौन से दिन है? अच्छा जी, सुशील, ठीक है। बाई फेस मैं आपको नहीं देखा, सॉरी। ठीक है, हाँ। तो आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो बताएं। ये 3 लेक्चर्स पर वीक लिखा है, वो कौन से दिन में है? ये तो शायद शंकर सर ने आप लोगों को बताया था। शंकर सर, Tuesday हाँ, to Friday. Tuesday to Friday, 9 o'clock. ओके 4 ओके lectures a week. अगर आप Tuesday, लोग Wednesday, Thursday, Friday. ओके। इसमें किसी को दिक्कत होगी तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। एक चीज आप लोगों की सुविधा के लिए और बता दें, आप लोगों को लगता है कि विषय बहुत कठिन हो गया, इस हफ्ते हमको कम समझ में आया, तो हम आपको, आप हमसे सीधे बात भी कर सकते हैं। बहुत दिक्कत होगी तो हम संडे को रिवीजन क्लास भी आधे घंटे दे सकते हैं। लेकिन ये जेन्युइन कारण हो, आपको ना समझ में आए, तभी आप इसको प्रयोग करिएगा, क्योंकि हमारा पूरा लक्ष्य है कि आप सीख के जाएं और प्रिडिक्शन तक का जरूर आप पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा फल कथन पे ही हमारा लक्ष्य है। ठीक, हाँ, सीनियर के मन में कोई प्रश्न हो तो करें। रवि जी, उपासना। गुरुजी थोड़ा टाइम है आज, एक एग्जांपल में आप एक स्टोरी बताइए और एक साढ़े साती के बारे में। तो जनरली लोग जानते हैं साढ़े साती क्या होता है, जरा एक कुछ बताइए उसके बारे में। साढ़े साती तो गोचर का विषय है, और नहीं, एक एग्जांपल के तौर, और कुछ नहीं, क्यों समय है अभी 10 मिनट और है, उसीलिए। सर ने शनि की साढ़े साती की बात की है। शनि की साढ़े साती जीवन में 2 बार आती है और अधिकतम 3 बार आती है। शनि की साढ़े साती से डरना नहीं चाहिए। शनि की साढ़े साती कर्म, शनि को देखिए, क्लास में एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग हर विषय को ना लॉजिकली लीजिएगा। सबसे पहले ग्रह है, उसका कारकत्व क्या है। जैसे मेरा काम क्या है, मैं इस क्लास में टीचर हूं, तो मेरा काम क्या है, पढ़ाना। तो मेरी गुणवत्ता मेरे शिक्षण से आंकी जाएगी या जोड़ी जाएगी। ऐसे ग्रहों की भी एनर्जी आप ग्रहों के अकॉर्डिंग लीजिएगा। शनि क्या है, कर्म का कारक है। शनि क्या है, न्याय का कारक। तो हर 30 साल पर जब वो आता है, और साढ़े साती है तो 7.5 साल की है। चंद्रमा से, जन्म के चंद्रमा जो आपकी राशि होगी, उससे एक घर पहले और एक घर आगे तक अगर शनि रहता है, तीसरी अवस्था को शनि की साढ़े साती कहा जाता है। और इस कालखंड में आपने जो 30 सालों तक कर्म किया है, उसका शनि न्याय करेगा, मापदंड करेगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि शनि की साढ़े साती मेरी अच्छी गई, और कुछ लोग कहते हैं शनि की साढ़े साती ने मुझे बड़ी पीड़ा दी। तो आपने जो कर्म किया था, उसको हर 30-30 साल पे ऑडिट करता है, कितना आपने ईमानदारी से काम किया, कितनी बेईमानी से काम किया। वो 30-30 साल पे आपको आकर आपके कर्मों का हिसाब करके चला जाता। 2 बार अधिकतम आता है या 3 बार, कारण क्या है? पता लगा आपका जन्म जब हुआ, तो उसी जन्म के साथ शनि आपके 2 घर आगे है राशि। तो लगभग 20 साल के बाद आपकी पहली साढ़े साती आएगी, और दूसरी साढ़े साती कब आएगी? 50। 50 साल पे। और तीसरी कब आएगी?
80। तो तीसरी कम लोगों की आती है, 2 साढ़े सातियां लगभग लोगों की आती है तीसरी भी आती है। दूसरी साढ़े साती को बड़ा अलग माना जाता है, उसको बड़ी दृष्टि से जोड़कर देखा जाता है। जिन लोगों का 50 साल में आता है, कई बार उनको बड़ा कुछ देकर जाती है। साढ़े साती पे के.एन. राव साहब ने बहुत कुछ लिखा है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण किताबों का नाम लिखिए। हर क्लास की पहली क्लास में मैं लिखाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, लेकिन किताबों का नाम लिखिए, बहुत खरीदिएगा मत अभी। जब आपका ज्योतिष जो है वो मजबूत हो जाएगा तब खरीदिए। लेकिन पहली क्लास में ज्योतिष की किताबों के बारे में हम बताते हैं, तो आपको भी बता दे रहे हैं। फल दीपिका लिख लीजिए। देखिए, कुछ विद्वान का नाम बताएंगे और कुछ किताब का नाम बताएंगे। इन विद्वानों का नाम बताएंगे, उनकी ज्यादातर किताबें आप रख सकते हैं, और जो किताबें हम आपको बताएंगे वो किताब आप खरीद लीजिए। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर आपका ज्योतिष अभी बहुत परिपक्व नहीं है तो आप मत खरीदिए। कारण क्या है, ये किताबें अभी आपको भ्रम पैदा करेंगी। लेकिन पहले सिलेबस में किताबें बताना जरूरी रहता है, क्योंकि ये भी गहरे अर्थों में सिलेबस का ही हिस्सा है। तो फल दीपिका अपने आप में बड़ी अच्छी है। गोपेश ओझा जी की लीजिए किताब, ये सबसे अच्छा इन्होंने किया है। किसका? गोपेश ओझा। ओमेश? गोपेश गोपेश ओपेश? सीताराम झा की। गोपेश ओझा, हाँ, गोपेश ओझा, OJH ओझा। पराशर होरा शास्त्र, सीताराम झा। क्या चीज? पराशर? क्या बोला सर? पराशर? पराशर होरा शास्त्र। होरा शास्त्र? हाँ, पराशर होरा शास्त्र, सीताराम झा। सीताराम दीक्षित। सीताराम झा। अच्छा। रवि जी, आपके पास ये किताब है? सारी किताब की जी गुरुजी है। मन करे तो दिखा दीजिए, जो जो फल दीपिका वगैरह सब दिखा। ये सब किताबें पूरा लिटरेचर है। इसको आप लोग, मतलब एक चीज और जानते हैं, हमारे यहाँ विद्वानों ने एक परंपरा और की है। हमारी बड़ी और धार्मिक किताबें हम कपड़े में बांध के रखते हैं, मतलब उसको सब न खोले। इसलिए न खोले कि आपको अगर समझ नहीं होगी तो आप परेशान करेगी, इसलिए उसको बांध कर और पूजनीय रखते हैं। हाँ, ये फल दीपिका है गोपेश ओझा जी, और ये बृहत पराशर होरा शास्त्र है सीताराम झा की। ये दोनों किताब अपने आप में बड़ी अच्छी हैं। और ढेर सारी किताबें हैं, कई आपको लिखा दें। हाँ, 2-3 विद्वानों का नाम लिखिए। टी.एस. पटेल, टी.एस. पटेल साहब। जे.एस. भसीन, टी.एस. क्या चीज? पटेल, टी.एस. भसीन, जे.एस. भसीन, जे.एस. भसीन। यस। हाँ, जगन्नाथ भसीन। टी.एस. पटेल, जे.एस. भसीन साहब, ये 2 बड़े विद्वान हैं। इनकी किताबें आप लोग, और हाँ, के.एन. राव साहब, के.एन. राव साहब, ये AN, सब AN, के.एन. AN, के.एन. A, के.एन. A for apple, AN. के फॉर KN, काइट, KN, K for kite. Kite. के K, okay. के.एन. राव साहब। ये इनका सारी पूरा, सॉरी, ये पूरा नाम बता पाएंगे हिंदी में? के.एन. राव साहब ने अपना फुल फॉर्म तो हमको नहीं लगता है कि, रवि जी देखिए एक बार के.एन. राव साहब का फुल फॉर्म करके। लेकिन I के.एन. think KN Rao is an English. एन It राव is तो not a आते Hindi रहते book. हैं, उनका It तो is वेल an नोन English है। book. हाँ, इंग्लिश बुक आता है। के.एन. राव साहब। AS Basi. CS Patel. I think even JS Bhasin are English authors.
हाँ, ये तीनों and इंग्लिश में लिखते हैं। and K.N. Rao. All last three are English authors. ओके इनकी किताबें आप अधिक से अधिक, सारी किताबें इनकी कीमती। एक किताब मैं और आप लोगों को देता हूँ। You can look at one more which is B.V. Raman. इनकी भी अच्छी होती है, easy to understand. ओके P.V. Raman. B.V. वो बैंगलोर वेंकटेश्वरा रमन ऐसा कुछ है नाम, बैंगलोर बेस्ड, कर्नाटका बेस्ड। ओके थैंक यू जो हाने काटवे, जो हाने काटवे, क्या चीज? केवल लिखिए काटवे जी की किताब, काटवे। काटवे। हाँ, काटवे। Can note down these books. These are for advanced, those who want to go into advanced areas. But what you should have is one standard book of basic astrology. Any author you can take, more or less everybody writes the same. Only the style may differ. So you can choose, English people can choose a K.N. Rao or a B.V. Raman. That is good enough for you. Hindi people can choose whatever. Pal-Deepika. I think Pal-Deepika Hindi is a little tough. Ravi would be able to tell. I don't know which is easy Hindi and which author is. I don't think anybody is easy in Hindi, but all are equally tough. थोड़ी सी कठिन तो है। और आपके देखिए, बेसिक जितना मटेरियल है, जितना ज्योतिष की मूल चीज है, वो लगभग आपके सिलेबस में ही मिल जाएगा, आपकी क्लास में मिल जाने वाला। और प्रिडिक्शन कैसे करें, ये सब क्लास में मिल जाने वाला है। लेकिन किताबों की समझ, गहराई बढ़ाने के लिए ये जो क्लास, जो किताबें हमने बताई ना, मील का पत्थर है। ये बड़ी बड़ी किताबें हैं। ऐसे तो किताबें सैकड़ों हैं, लेकिन ये वास्तव में अच्छी किताबें हैं, गहरी किताबें हैं। इनको आप मौका लगे जीवन में पढ़िएगा, अभी मत पढ़िएगा, अभी कतई मत पढ़िएगा। नहीं, द वे टू गो गुरुजी, अगर इन्होंने किताब खरीदी, क्लास होने के बाद, वीडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद समय है तो वो चैप्टर आप रीड करिए किताब से। तो उसमें डाउट आएगी आपको, वो डाउट आप दूसरी क्लास में आके पूछिए, क्योंकि किताब सब समझने वाली नहीं है आपको, लेकिन जब किताब पढ़ने पे आपको डाउट जरूर आएगा, तो वो आप क्लास में रखिए डाउट क्लैरिफाई करने को, तो आपकी समझ पूरी हो जाएगी। और तो इसका मतलब है कम से कम 3-4 घंटे आपको क्लास के बाद अगले दिन सुबह करना पड़ेगा, है ना, इफ यू रियली। और फ्राइडे के बाद आपको सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन मिलता है पूरा। यहां तक क्लियर हुआ? शंकर सर ने स्टोरी की बात की है, तो मैं एक स्टोरी भी आप लोगों से साथ शेयर करूंगा, और ज्योतिष की ही स्टोरी शेयर करूंगा। ऋषि कश्यप के ही सारे पुत्र हैं देवता और राज। ऋषि कश्यप कौन है? सप्त ऋषियों में ऋषि कश्यप को माना जाता है। ऋषि कश्यप की ढेर सारी पत्नियां थी, और उन्हीं पत्नियों से देवता और राक्षस का जन्म हुआ। उनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति से देवता जन्म लिए और दिति से दानव जन्म लिए। दिति और अदिति के पुत्र आपस में खूब लड़ाई करते थे, बराबर युद्ध लड़ते थे।
तो अदिति ने कहा अपने पति ऋषि कश्यप से कि हमको एक ऐसी संतान दीजिए जिससे भेदभाव का भाव न हो, जो सबको समान रखे, जो परम शक्तिशाली हो, परम दृढ़ी हो, जो युद्ध प्रेमी न हो। ऋषि कश्यप ने कहा कि अगर मैं तुमको ऐसी संतान दे सकता, पहले ना दे देता। मेरी दी हुई संतानें देखो क्या करते हैं, आपस में रोज युद्ध करते हैं। तो उन्होंने क्या क्या करे हम? उन्होंने कहा भगवान विष्णु की उपासना। उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की और उन्होंने श्रेष्ठ संतान की कामना की, सूर्य जैसे। फिर माता अदिति ने सूर्य की उपासना की। तब सूर्य देव ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया कि हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे। और सूर्य देव जब गर्भ में आते हैं तो माता अदिति ने खूब घोर तप किया। गर्भ के समय उनका शरीर पीला पड़ जाता है, एकदम कमजोर हो जाता है। ऋषि कश्यप ने कहा कि जिस तरह से तुम व्रत कर रही हो और जिद कर रही हो, ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए घातक है। माता अदिति ने कहा नहीं, हमारा बच्चा सूर्य से प्रभावित, उसको कोई भी समस्या नहीं आ सकती। और वो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका अद्भुत तेज होता है, वही बच्चा के रूप में प्रकट। कहानी को सुनाने के दो लक्ष्य। सबसे पहला लक्ष्य यह है कि आपने सूर्य के जन्म को सहज रूप से सुना। दूसरा लक्ष्य यह है कि ये जो कहानियां हैं वास्तव में कहानी नहीं है, सूर्य के मैसेज को सब तक पहुंचाना है। क्योंकि कहानी में साफ साफ विषय है कि सूर्य पहले भी है और बाद में जन्म भी ले रहे हैं। इसका मतलब ये जो जन्म है ये आपको सूर्य की एनर्जी पहुंचाने तक का विषय है कि सूर्य वास्तव में है क्या। और सुनिए, सूर्य के जन्म की डिटेल चर्चा जब पढ़ेंगे, आपने गांव में सुना होगा कि जो बुद्धिजीवी नारियां होती हैं वो नारी के गर्भस्थ अवस्था को देखकर बता देती हैं कि बच्चा कैसे होगा। इन ग्रहों के जन्म के समय माताओं की क्या स्थिति रही है, उसका जो वर्णन है, उसके आधार पर ही इन नियमों का जन्म हुआ है कि जब इस तरह की अवस्था गर्भस्थ की होगी तो उस तरह की संतान पैदा होगी। आपने कभी एक चीज देखा कि पतझड़ में उन आमों के पत्ते कम गिरते हैं जिसमें आम के फल आने होते हैं। जैसे ये पतझड़ का मौसम चल रहा है ना, अभी पीछे चला, तो आपने देखा होगा जिनमें फल आना है उनके पत्ते गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं? ध्यान दिया कि नहीं आप लोगों ने? उनके पत्ते नहीं गिरे हैं। और जिनमें फल नहीं आना उनके सारे पत्ते गिरकर नए पत्ते आ गए। तो वास्तव में जो गर्भ की अवस्था होती है वो अपने अंदर ढेर सारे प्रतीक लेकर आती है। और हमारे ऋषियों ने, हमारे वैद्यों ने, हमारे परंपरागत ज्योतिषियों ने उस अवस्था को अध्ययन किया। और उसके लिए मटेरियल कौन इकट्ठा करता है? ये कहानियां, ये देवताओं की जीवनी, ये स्टोरी, ये सारी उस चीज के मटेरियल के रूप में काम करती है। भाषा थोड़ी प्रतीकात्मक है। भाषा कैसी है? प्रतीकात्मक। थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी जटिलता आती है, कारण से आप लोग सहज और गंभीर रहकर क्लास को आगे बढ़ाइए, तो ज्योतिष आपके जीवन में धीरे धीरे उतरेगा। ज्योतिष की अभी समझ आपको अगर थोड़ी बहुत भी होगी, तो ज्योतिष को अष्टम भाव से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? अष्टम। मैं इसको अगर सहज रूप से कहूं कि जो सबसे ज्यादा छिपा हुआ है, जो नहीं देखा जा सकता है, उसी घर से ज्योतिष को देखा जाता है। मतलब काला आदमी अंधेरे में खड़ा रहे। कैसा आदमी? काला आदमी कहाँ खड़ा रहे? अंधेरे में खड़ा रहे, और उसको हमको देखना है।
लेकिन एक चीज आपको और बता दें, बंद कमरे में आप घुसे और अंधेरा रहे और रोशनी से आप आए रहे तो आपको नहीं दिखाई देता। लेकिन जब उसी कमरे में आप थोड़ी देर तक शांत होकर आंखें बंद करके थोड़ी देर आंखें बंद कर ली, मतलब इस अवस्था को ध्यान अवस्था कहते हैं। शांत होकर ध्यान लगाइए, फिर आंखें खोलिए, फिर आपको उसी अंधेरे कमरे में 50% चीजें आभास रूप में दिखने लगी। और समय दीजिए और ध्यान लगाइए और आंख बंद करिए, 80% चीजें दिखने लगी और धीरे धीरे उस कमरे की सारी चीजें आपको आभास रूप में दिखने लगी। तो ज्योतिष विज्ञान में जब आप गहरे उतरेंगे तो बंद कमरे में आपको जाना है, फिर आप एक दूसरी रोशनी से आए हैं तो उस कमरे में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन भागिएगा मत कि कुछ है ही नहीं है कमरे में, तो कुछ रखा ही नहीं है। शुरू में ऐसे ही होता है, आदमी भागने लगता है, कुछ रखा नहीं है, तो उसी समय हम कहेंगे शांत होइए, आंखें बंद करिए, और जैसे धीरे धीरे आंखें बंद होंगी फिर खोलेंगे कुछ दिखेगा, फिर बंद करेंगे फिर खोलेंगे कुछ दिखेगा, फिर बंद। धीरे धीरे सतत प्रयास के बाद आपको सारी चीजें क्या होने लगेगी, विजुलाइज होने, दिखने लगी। इसी खोलने और बंद करने की प्रक्रिया में हम आपके साथ वहां पर हल्की सी रोशनी लेकर, ज्योतिष ज्योतिष शब्द से बना है, साथ में खड़े रहेंगे, आपकी टॉर्च के रूप में, आपके चश्मे के रूप में, आपकी उंगली पकड़ने के रूप में हम आपको वहां पर मिलेंगे। लेकिन देखेंगे तो आप ही, आपकी ही दृष्टि काम करनी है, तो हम तो सहायक हैं, विधायक आप होंगे, सहयोगी हैं हम बस। ठीक। रवि जी, मन में कोई प्रश्न, सीनियर के मन में कोई प्रश्न हो तो भाई बताएं, जूनियर तो एकदम शांत है। जी छाया जी, गुरुजी। कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी अभी तो नहीं है। अच्छा, क्लास तो समझ में आ रही है ना? पहली क्लास जी तो जी जी आ रही। आधिकारिक रूप से क्लास की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब एकदम सहज रूप से आप लोग अपने मन में कोई बात हो, आज की क्लास का अनुभव हो तो आप लोग बोल सकते हैं। समझ में सबको आ रही है ना क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम बढ़िया। ठीक है शंकर सर, आप 2-4 मिनट समय लीजिए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाए। नहीं, मैं तो बीच बीच में बोल चुका हूँ और कुछ रहा नहीं। यानी सबको टाइमिंग के हिसाब से सब लोग आ जाइए 9 बजे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, so that you don't miss and we can start on time, that is the idea. Okay, and first 5 minutes is kept for you to ask any questions about the previous session. कोई भी डाउट्स हो, आप जैसे जैसे आप रिकॉर्डिंग या जब आगे क्लास चलेगी आप रिकॉर्डिंग वापस अगले दिन कोशिश यही रहेगी सुबह 10-11 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो आप दिन में कभी भी देख सकते हैं क्लास के पहले एक बार उसी 1 घंटे से। अगर आप जब जहाँ भी ट्रैवल करते हो, बस में, ट्रेन में, जहाँ भी हो, सुन सुन लिए। और कोई भी डाउट हो आप नोट करके रख लीजिए अपने पेपर में, सो दैट आप क्लास में तुरंत ही पूछ लें। शायद ये हो सकता है आपका जो प्रश्न है वो एडवांस्ड वाला प्रश्न हो तो इमीडिएटली आंसर करने लायक नहीं हो, बट वो गुरुजी पे डिपेंड है, वो तभी आंसर करना चाहें या, क्योंकि if you ask mostly I have seen questions coming out about further sessions, so advance में आपको doubt आ जाती है, but which will be taken care of later. But it's good to know if the answer is not going to confuse others, Guruji will try to answer. Okay, but otherwise he'll keep that question for a later day. But do ask the question. This is your opportunity. You see, there are many astrologers who teach, but I can tell you one thing, my experience is that very few of them like students to ask questions. And this is an opportunity here. Be open, be free, ask any number of questions you have. But as far as possible, at least for the first 10 sessions, don't ask a question relating to your Kundli. You see, then that discussion goes somewhere else. After the 10th or the 12th session, you can ask questions because by that time you would have some understanding of astrology. Keep your questions on your own Kundli or your relatives' Kundli.
maybe after the 12th session, so that the discussion is coming with enough knowledge on your side. You know? Otherwise, we are just asking a question and maybe the answer you will not, Guruji will definitely answer, but the answer probably you may not be able to understand the meaning of it. Okay, that's all I have to say. ठीक है, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मैसेज डालिएगा, नहीं तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल फिर हम लोग, कल तो क्लास है ही है, कल हम लोग फिर से इसी टाइम क्लास पे मिलते हैं। कल हम लोग राशियों के बारे में पढ़ें, तो आप लोग होमवर्क के तौर पे थोड़ा सा 12 राशियों के नाम याद करने की कोशिश करिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये नाम याद करने की। फिलहाल क्लास में इतनी बार चर्चा होगी, इतनी बार नाम लिया जाएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, लेकिन याद करिए। और जानते हैं, जैसे हम लोग बच्चों को टेबल नहीं याद कराते हैं, उल्टा सीधा, आगे पीछे, बीच से, ऐसे ही राशियां और राशियों के नंबर सहित आप याद। राशियों के बारे में हम लोग कल से अध्ययन शुरू करेंगे, और मन को बड़ा करके आइएगा राशियों, क्योंकि जो जीवन में हो रहा है वही ज्योतिष है, इसलिए जीवन को भी पढ़ेंगे तभी ज्योतिष आएगा। हमने अग्नि कहा तो कम से कम आसपास की अग्नि को तो थोड़ा ध्यान देना होगा ना। हमने वायु कहा तो कम से कम आसपास की हवा को तो ध्यान देना होगा। हमने जल कहा, आसपास के जल को ध्यान देना होगा। हमने कहा आपकी 3 नाड़ियां होती हैं, वायु, पित्त, कफ, तो आप अपने शरीर के वायु को, पित्त को, कफ को थोड़ा सा समझें। हमने कहा शत्रुता और मित्रता, इसको आप आपस में जीवन में समझें। तो जीवन जो है वही ज्योतिष है, जो ज्योतिष है वही जीवन है। तो जिनको जीवन की समझ होगी उनको ज्योतिष की समझ, जिसको ज्योतिष की समझ होगी उसको जीवन की समझ। तो आपके पास खुली हुई जिंदगी जो है वो ज्योतिष की किताब है, तो जो पढ़े रहेंगे उनको हमको पढ़ाने में आसानी। ठीक, समझ गुरु रहे जी, हैं ना? एक और चीज बताना था सभी लोगों को। अपनी एस्ट्रो सेज कुंडली इज अ सॉफ्टवेयर, एस्ट्रो सेज, दैट यू कैन डाउनलोड एंड कीप। इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर. So they do keep on asking whether you want to subscribe. You don't have to subscribe. Some 5 kundlis of your own relatives you can download and keep. I think they give some 5. I think 5 is the max they allow. So you should download your kundli with the exact time and place of birth and all. I would say your kundli download from Astro Sage, but on a piece of paper you copy it and keep it with. तो वो हमेशा आपके सामने रहे. Your own kundli or somebody close to you, your own family, relatives, 2-3 कुंडली, बिकॉज जैसे आप राशि पढ़ते जाएंगे ना, किसी ना किसी के तो कुंडली की होगी हो, यू विल बी एबल टू रिलेट टू दैट पर्सन. जब कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं गुरुजी, तो आप देखिए उस व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक उस राशि के साथ मैच हो रहा है या नहीं. So when you start relating, you will start remembering easily. तो अपने फैमिली मेंबर्स के जो भी है 3-4 जन, बहुत ज्यादा मत लीजिए फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. मैक्सिमम 3 या 4 अपर लिमिट, वो आपके सामने पे एक पेज में बना के आप सामने रखिए अपने क्लास के समय में. तो दैट जब कोई कहता है कि मेष राशि के बारे में, तो किसी आपके कोई फैमिली मेंबर मेष राशि वाला हो तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रिलेट कर पाएंगे उसके साथ. तो वो आप करिए. रेडीमेड आपकी कुंडली सामने रख लीजिए, जैसे जैसे हो ये पूरे 21 दिन आप कुंडली उसमें देखते रहिए. You will be able to relate to the individual because you know those persons very well. Because ultimately astrology is about what? Relating to the human characteristics. You will be able to relate. And then if you find some disconnect, ask a question. I would encourage you, when you see किसी की कुंडली में जो गुरुजी कहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछिए. We are wanting people to encourage students to ask the question so that you can understand why it is not applicable there. Okay, so that's or possible है कि आपकी कुंडली भी गलत हो. You see, there are cases where you are looking at a wrong horoscope because आपकी timing सही नहीं है, something of that sort. So you can even rectify your chart based on your characteristics. कि कौन सी दशा में क्या हो रही है और आपके समय में नहीं हुआ. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी योर
Olden days में there is no record of time of birth for many people. जो जिसने कहा उसने कहा बस दाई माँ ने कहा कि ये समय में बर्थ हुआ, बस वो रिकॉर्ड याददाश्त चलती आ रही है. For today's generation, at least the hospital records the timing very correctly. So these issues I have seen when you have to rectify your own birth time, and especially when your birth is at the cusp of two houses. ये 29 degrees या 1 degree जब हो ना, तभी इस राशि या उस राशि में चली जाती है. It makes a major difference in the characteristic. So it's easy to rectify your timing by looking at your own horoscopes. क्लास को आगे बढ़ाया चलिए जाए. सर. हाँ, राधे राधे सर. राधे चलिए, राधे. कल मिलते हैं. ठीक, राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. बुआ जी राधे राधे राधे. राधे गुरु जी. राधे राधे सर. राधे राधे. अच्छा, 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 अच्छा.